Good morning, everyone. Welcome to my channel. Namaste, namaste, namaste. Welcome. So, welcome. This is the first time. Look, I'm very excited because this is the first time there's going to be a detailed explanation video, and that too of psychology. I love psychology, and मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आने वाला है. So, बिना टाइम वेस्ट करते हुए let's start with the first chapter. That is variation in psychological attributes. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. पहले हम ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बेसिक आइडिया होगा इस चैप्टर का. मेन आइडिया, बेसिक आइडिया हम एक बार देख लेते हैं. इसमें वी विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर. कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, कोई इंसान सेम नहीं हो सकता. पूरी दुनिया एकदम बोरिंग हो जाएगी इफ एवरीवन गेट्स सेम. तो यूनिकनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, और ये चैप्टर में भी लिखा है कि यूनिकनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, दे आर वेरिएबल्स. मतलब उनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या, उनका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते ही हैं. तभी यूनिकनेस आती है, तभी एक वर्ल्ड इट बिकम्स लाइक इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो ये होगा लर्न अबाउट व्हाट डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड टू असेस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, वैल्यूज आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, सब पढ़ोगे आप लोग. और देखते हैं और क्या क्या है. लर्न हाउ साइकोलॉजिस्ट असेस. असेसमेंट का हमें पता चलेगा. असेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम कैसे पता लगाएंगे. असेसमेंट फर्स्ट स्टेप होता है जिसके थ्रू हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को पता लगा सकते हैं. ओके, सो यही है बेसिक चीजें. इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है ये पता लगाएंगे. और ये पूरा क्या कंटेन करेगा हम वो देखेंगे. ओके, पूरा चैप्टर कंटेन करेगा इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, इंट्रोडक्शन कंटेन करेगा. उसके बाद आएगा इंडिविजुअल. उसके बाद आएगा हमारा क्या आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. असेसमेंट आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आ जाएगी. देखो हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बहुत सारी होती है. एक होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है, और दूसरी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. उसके अंदर भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं, वो हम पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी. फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस आ जाएगा, लाइक आईक्यू वगैरह. आपने सुना होगा ना, इसका आईक्यू इतना है, इसका ये इतना है, इमोशनल क्वेश्चन इतना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इतना है. वो सब हम पढ़ेंगे एंड उसको निकालेंगे कैसे वो भी सीखेंगे. सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये हो गया. देन कल्चर इंटेलिजेंस की, कल्चर से कैसे इफेक्ट करता है इंटेलिजेंस, ये पता लगाएंगे हम लोग. इमोशनल इंटेलिजेंस भाई, जो मैंने आपको ईक्यू की बात करी, इमोशनल क्वेश्चन की बात करी, उसके बारे में ये. ओके, सो ये है हमारा. लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज. सो गाइस, सही महीने में चैप्टर शुरू हो रहा है अब. सो मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी से आएगा जो आएगा. कोई अगर मैं कोई अलग ही नोट्स बना के ले आऊँ, नोट्स बनाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि अगर साइकोलॉजी ये एनसीईआरटी से आना है तो क्यों ना एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाए, है ना. इसमें वो वर्डिंग्स भी होंगे. एक तो मार्क्स आपको तब मिलते हैं जब यू यूज वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज करने, तो वो यहीं पे होंगे, वो हम आपको मार्क करवा देंगे. हो जाएगा सब कुछ. चिल मारो, हो जाएगा. चिल मारो यार, बढ़िया से हो जाएगा, सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा. सो अभी फर्स्ट है हमारा पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. ठीक है, डिफरेंसेस क्या, वेरिएशंस आते ही हैं. ठीक है, एंड इट एड कलर एंड ब्यूटी टू द नेचर. जैसे मैंने आपको बताया था कि इट एड यूनिकनेस टू द नेचर, इट एड ब्यूटी टू द नेचर, वरना बोरिंग हो जाएगा सब कुछ, है ना. वही चीज है. तो यही बताया गया इसमें पहले. उसके बाद ये बताया गया है कि वुड यू प्रेफर टू लिव इन सच अ वर्ल्ड जहां पे सब कुछ सेम हो. द आंसर विल बी नो, क्योंकि सब पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स होते हैं, सब में अलग अलग चीजें होती हैं. वेरिएबिलिटी यानी कि डिफरेंसेस. ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में चीजों का डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे यूनिकनेस बढ़ती है, ब्यूटीफाई होती हैं चीजें, हमारा वर्ल्ड भी ब्यूटीफाई होता है. ओके, ये हो जाएगा हमारा. अब जैसे कि वर्ल्ड में जो जो चीजें हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उससे नई नई चीजें आ रही है, यूनिकनेस आ रही है. तो ऐसे ही जो ह्यूमन भी है ना, ह्यूमन में भी अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं. वो डिफरेंसेस हाइट की बेसिस पे हो सकते हैं, वेट के बेसिस पे हो सकते हैं, स्ट्रेंथ के, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होगा फिजिकली, एंड हेयर कलर, स्किन कलर एंड सो ऑल. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड अब है हमारा कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर भी डिफरेंसेस होते हैं. पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर कैसे डिफरेंसेस होंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर डिफरेंसेस होते हैं. कोई बहुत डल होता है,
कोई बहुत ऐसे चीयरफुल सा होता है, ऐसे पूरे टाइम बोलता रहेगा ये वो, कोई बहुत डल एकदम शांत रहेगा, कोई इंट्रोवर्ट होगा किसी से बात नहीं करेगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा सबसे जाके बात करेगा, ठीक है। ये सब डिफरेंसेस हो गए। कोई डोमिनेंट होगा, कोई सबमिसिव होगा, कोई बहुत ज्यादा बॉसी होगा, ठीक है, और कोई ऐसा होगा कि उसको जो बोले वो मान जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन वेराइंग डिग्री इन एन इंडिविजुअल। और ये जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो कहीं एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता, क्या पता वो सोशल सेटिंग्स में जाके, यानी कि बाहर जाके वो इंट्रोवर्ट बन जा रहा है, बट घर में वो बहुत बोलता है, घर में वो सबसे इंटरेक्ट करता है। तो ये वाली चीजें भी हैं। तो एक इंसान में दोनों ट्रेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, जस्ट दैट कि उसकी जो डिग्री है कि थोड़ा सा वो ज्यादा ही, जैसे चलो अगर बाहर की सेटिंग में भी जा रहा है तो कभी कभी वो बात कर लेता है लोगों से, कभी कभी नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सट्रोवर्ट ही रहता है, कभी कभी इंट्रोवर्ट होता है, उसका मन नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें भी होती है कि एक इंसान में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, बस डिग्री उसकी थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। ओके, ये चीज हो गई। अब द क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू पोज इज हाउ एंड वाई पीपल डिफर, क्यों होते हैं, कैसे अलग होते हैं, in fact is the subject matter of the study of individual differences, ठीक है। for psychologists individual differences refers to the distinctiveness and variations among people's characteristic and behavior patterns, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न से उसकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है कि कैसे सिचुएशन वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये बिहेवियर पैटर्न्स हो गए उसके, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सबमिसिव है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जब उनको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो वो उनका बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है उनका किसी स्टिमुलाई को लेकर। और कुछ लोग होते हैं बहुत कामली हैंडल करते हैं, तो वो डिफरेंस आ गया ना कि कोई कामली हैंडल कर रहा है तो कोई एकदम पैनिक कर जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस हुए हमारे। अब है हमारे, while psychologists believe that our behaviors are influenced by our personal traits, some hold the view that our behaviors are influenced more by the situational factors. अब जी हमारे बिहेवियर जो होते हैं वो कैसे कैसे डिफर करते हैं, तो इस पे साइकोलॉजिस्ट का ये व्यू है कि देखो पर्सनल चीजें, पर्सनल ट्रेट्स क्या है, जो हमें जेनेटिकली प्रोवाइड हुए, ठीक है, और कैसे आप खुद हो, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा क्या, कुछ कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से या फिर सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से, कि ये सिचुएशन ऐसी थी तो इस वजह से इसने ऐसे करा, और वो सिचुएशन वैसी थी तो इस वजह से चेंज हो गया बिहेवियर, या जो भी। तो सिचुएशनल फैक्टर्स मैटर करते हैं और हमारे पर्सनल ट्रेट्स तो मैटर करते ही करते हैं। ओके, अब जब हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है मोर बाय द सिचुएशनल फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा हमारा सिचुएशनिज्म कहलाएगा। जब आपका जो बिहेवियर है सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा तो वो सिचुएशनिज्म कहलाएगा। ओके, ये आपके डेफिनेशन में भी आ सकते हैं। सो मार्केट अच्छा है। अभी ऐसा है कि एग्जाम्पल इसका दिया है, जैसे कोई इंसान है, वो इंसान वैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, घर पे सबको चिल्लाता रहता है एंड जस्ट गोज बॉसिंग अराउंड, लेकिन ऑफिस में वो इंसान जी जी सर, हाँ जी सर, सही कह रहे हैं आप सर, ऐसे बोलता है, ठीक है। वहां पे एकदम ऐसे सबमिसिव सा बन जाता है, वैसे डोमिनेंट रहेगा। तो ये कैसे चेंज हो रहा है उसके बिहेवियर में, ये ऐसे चेंज हो रहा है कि देखो, वो बिहेवियर में इसलिए ऐसे चेंज हो रहा है क्योंकि सिचुएशन उसको ऐसे डिमांड कर रही है कि तुम्हें चेंज होना पड़ेगा वरना बॉस तुम्हें निकाल देगा नौकरी से, ठीक है। इस वजह से चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये सिचुएशनल फैक्टर ही तो होगा। इसके पर्सनल ट्रेट्स तो है कि वो एग्रेसिव है, ये करता है, वो करता है, लेकिन सिचुएशन फैक्टर ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं इस वाली चीज पे। तो यही हमें समझना है। अब हो जाएगा नेक्स्ट, फर्स्ट पेज देखो हो गया, आराम से हो गया, मस्ती में हो गया। अब है हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पहले ना हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं, फिर असेसमेंट पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं। पहली बात तो इसको याद करना है, तो एक मैंने निमोनिक बनाया है, उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। वेट, दैट वाज, हाँ, यहाँ आप लिख दो वापी, VAPII, ओके।
अब इसमें ये है कि साइकोलॉजी सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये तो पहली बात, ऐसा नहीं होता कि यूनिडायमेंशनल होता है। जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, कोई लीनियर नहीं होते। ये नहीं होता कि इसमें बस एक ही एस्पेक्ट रहेगा, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज पे डिसाइड हो गया, ठीक है। अब ये है हमारा देयर मल्टी डायमेंशनल। आप ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, तो उसकी डेफिनेशन लिख के, उसके डोमेन्स लिख के आप ये लिख सकते हैं देयर मल्टी डायमेंशनल। आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सामने वाले को पता चल रहा है कि हाँ इसको पता है, इसको नॉलेज है। If you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she or he functions in various domains or areas, such as cognitive, emotional, social and etc. बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके। अब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपको लिखने हैं एग्जाम में, जो कि जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, वो है वापी। वापी क्या है? वापी इज वैल्यू, देन हो जाएगा हमारा व्हाट इज इट, वैल्यू हो जाएगा हमारा, देन हो जाएगा हमारा एप्टीट्यूड, फिर हो जाएगा हमारा पर्सनालिटी, दैट इज ये, देन हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, एंड हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंस, ओके। तो ये है हमारा वापी, वैल्यूज, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट, ओके। ये है हमारे कुछ डोमेन्स जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जान पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस की वैसे आगे जाके बहुत सारी डेफिनेशंस है। ऑल्फर बेनेट ने कोई और डेफिनेशन दे रखी है, किसी और ने कुछ और डेफिनेशन दे रखी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कुछ और डेफिनेशन, बट मोर और लेस क्या है डेफिनेशन वो भी आपको याद करनी है। बट ये अगर आपसे रैंडमली पूछा है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। तो ये रहा, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली and use available resources effectively when faced with challenges. इंटेलिजेंस टेस्ट, ये है हमारा, ये डेफिनेशन हो गई पहली बार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सन्स जनरल कॉग्निटिव कंपिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। ये हो गया हमारा, ओके जी, ओके। अब ये कि टेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेशन बस यहीं तक है, ओके। Generally, students having low intelligence are not likely to do so well in school-related examination, but their success in real life is not associated only with their intelligence in test score. Intelligence की भी बहुत aspects हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये लिखेंगे कि global capacity to understand the world, think rationally, use available resources effectively when faced with challenges. और ये नहीं है कि देखो इंटेलिजेंस उससे भी कभी कभी डिटरमाइन होती है, जैसे स्कूल के जो टेस्ट हैं वो भी एक काइंड ऑफ टेस्ट है ना, तो उससे भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस डिटरमाइन होती है, बट वो उस वाली चीज पे ही होती है डिटरमाइन कि अच्छा ये अच्छे से लर्न कर पा रहा है, जो आउटपुट इनपुट दिया था उस तरीके का आउटपुट निकल जा रहा है। बट उनकी जो लाइफ की सक्सेस होती है वो एंटायरली डिपेंड नहीं करती कि कितने मार्क्स उसने अचीव करे थे। कि बोर्ड्स में अगर तुम्हारे 97% आए हैं तो तुम उसमें भी मतलब जो आपकी सक्सेस है इन रियल लाइफ उसमें भी आप एकदम एक्सेल कर जाओगे। और ऐसा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक 45% भी आया एंड आप एक्सेल कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपने उसको परस्यू करा और उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इंटेलिजेंस का ये मतलब हो गया। अब आया हमारा सेकंड चीज, एप्टीट्यूड। व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। जब उनको अच्छे रिसोर्सेस और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है तो अंडरलाइन पोटेंशियल जो उसका है कि हाँ अगर ये प्रोवाइड करा जाए तो वो अच्छे से इस चीज में परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लाइक लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, ठीक है, लीगली उसको बहुत चीजें समझ आती है, उसको बहुत इंटरेस्ट है और उसका अंडरलाइन पोटेंशियल है कि हाँ ये बहुत अच्छा लीगल एडवाइजर या लीगल की फील्ड में कुछ बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसको सही से रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, सही गाइडेंस नहीं मिल रही, तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। बट अगर ही उसमें लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, सही इफेक्टिव रिसोर्सेज आपने उसको प्रोवाइड कर लिए, तो उसको लीगल के पाथ में उसको कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी ना। और अगर आपने किसी ऐसे इंसान को लीगल के बारे में गाइडेंस दे दी, सारे रिसोर्सेज दे दिए, जिसका कोई एप्टीट्यूड ही नहीं है, लीगल एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो क्या फायदा? नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो एप्टीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। ये एक डोमेन है वैसे तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, एप्टीट्यूड। ये यहाँ पे देखो, अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, ठीक है जी। अब है हमारा
देखो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाए, तो वो जो इंडिविजुअल है वो कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ओके, ये चीज है हमारी। तो ये हो गया। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज। हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब है हमारा थर्ड हम पढ़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट। वापी का पहला आई आ चुका है, सॉरी सेकंड आई आ चुका है, माय बैड। सेकंड आई आ चुका है, पहला आई तो इंटेलिजेंस था। इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। इंटरेस्ट क्या होता है? मेरे को बोल दिया मेरे घर वालों ने कि तू डांसिंग सीख, बट मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, या फिर बोल दिया है कि स्पोर्ट्स सीख, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, डांसिंग में है। तो मेरा प्रेफरेंस क्या है? डांसिंग है ना मेरा प्रेफरेंस, कि हाँ मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डांसिंग सीखनी है, मेरा प्रेफरेंस वो है। मेरे घर वालों का प्रेफरेंस है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यही हो गया इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर वन और मोर एक्टिविटी ओवर अदर एक्टिविटीज, ठीक है, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैं यही करूंगा। ओके, यू गॉट इट। यही चीज है इंटरेस्ट का, यही है। डेफिनेशन आपको पता लगानी है। अब डेफिनेशन ये पता लगा दी, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप जैसे कि ये जो दे रखे हैं कि नॉलेज एंड इंटरेस्ट, ये जो है मतलब एग्जाम्पल भी नहीं है ये कि कैसे हेल्प करते हैं, या फिर एग्जाम्पल में आप ये भी दे सकते हो कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट था साइंस स्ट्रीम लेने का, और क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल था, वो उसकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस थी, तो हम उसको उसका इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है। अब है नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट कैसे हेल्प करता है? नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स अस या फिर इंडिविजुअल इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फैक्शन। इससे लाइफ की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, क्योंकि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती प्रेशर में आके उसको कर रहे हो, तो लाइफ सेटिस्फैक्शन है ही नहीं ना। आपका मेंटल क्या कहते हैं, मेंटल टोल ज्यादा बढ़ रहा है उस चीज को लेकर, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो इट्स लाइक अ बर्डन, ठीक है। यही चीज है। एंड परफॉर्मेंस भी उसमें अच्छी होती है। इंटरेस्ट आपका है, आपने उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारे, बट स्टिल रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आप उसको मन से कर रहे हो। जस्ट दैट लाइफ सेटिस्फैक्शन है आपको, ये चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया कुछ। देन आ रहा है हमारा वापी का पी, दैट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का इसमें डेफिनेशन दे रखा है, रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में जाके ये भी है कि पर्सनालिटी का ये भी मतलब दे रखा है आगे के चैप्टर्स में जाके कि द relatively concrete pattern of behavior in an individual's personality, that is personality, relatively enduring या फिर relatively concrete पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। आप सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर में भी पढ़ोगे, जो कि आगे जाके है, ठीक है। तो ये यही है, और इससे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। इसमें ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि इंसान जनरली परफॉर्म करता है, ठीक है। ये चीजें हैं हमारी। Personality assessment helps us to explain an individual's behavior and predict how he and she will behave in future. Future में कैसे behave करेगा अगर उसकी personality, for example, किसी की पर्सनालिटी है, किसी की पर्सनालिटी का ये ट्रेट है कि वो बहुत काम इंसान है, तो अगर उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी है तो वो उसको कामली हैंडल करेगा। मतलब हम तो यही प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ ये कामली हैंडल करेगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। बाकी तो उस पर डिपेंड करता है, बट इन जनरल तो यही एजम्पशन या फिर प्रिडिक्शन लगाया जाएगा कि हाँ ये बहुत कामली हैंडल करने वाला इंसान है। ओके, तो यही चीजें हैं। उसके बाद आ गया हमारे वापी का वी, दैट इज वैल्यूज, ठीक है। इट इज दे आर एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसके डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। वैल्यू, वैल्यू क्या ऐसे सिग्निफाई कर रहा है, कहते हैं ना हमारे वैल्यू ऐसी है, मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो वैल्यूज उसी में आ गए। तो आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, आइडियल मोड मतलब ऐसा होना चाहिए। आइडियल चीजें और रियल चीजें काफी अलग होती हैं, बट वैल्यूज वही होते हैं कि आप क्या वैल्यू होल्ड करते हो। आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर जो होता है, एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, ये होते हैं आपके वैल्यूज, बेसिकली यही होते हैं। A person having value sets
स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग हिज और हर एक्शंस इन लाइफ एंड ऑल्सो फॉर जजिंग अदर्स, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज वैल्यू होल्ड करते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपकी वैल्यूज ये हैं कि आप एल्डरली पीपल का लाइक यू रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल्स, एल्डरली बींग्स। तो अगर आपके साथ कोई एल्डर रह रहा है, समवन ऑफ ओल्ड एज इज लिविंग विद यू, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसकी केयर करोगे, उसको अच्छे से रखोगे, है ना। वहीं पे कोई एक बेकार इंसान है, वो जाके मतलब किसी बड़े बूढ़े को बदतमीजी से रख रहा है, सही से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपको बुरा लगेगा ना कि ये क्या तरीका है। आप उसको जज करोगे ना, दिस इज नॉट राइट, और आप खुद तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे उनके, है ना। तो ये हो गए आपके वैल्यूज, होगा आपके वैल्यूज अच्छे हैं कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। नाउ अब आ जाएगा कि ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के डोमेन्स हो गए। हमने पहले जो चीज छोड़ी थी उसका क्या था, हमने असेसमेंट छोड़ा था। अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट की पर्सनालिटी का असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमिनल लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट टू द स्टिमुलस, ठीक है, रिएक्शन टाइमिंग। वही मैंने जैसे बता दिया कि ये एप्टीट्यूड कैसे होगा, तो इसमें यही चीजें हैं, एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस या फिर आपकी वैल्यूज वगैरह क्या है, यही सब है आपके एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। अब है हमारा इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी असेस्ड। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऐसा नहीं है कि जो वापी मैंने आपको बताए हैं बस उतने ही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं, ये तो उनमें से कुछ का नंबर है, ठीक है, उनमें से कुछ आपको बस बता दिए गए कि अच्छा दे आर सम ऑफ दी, ठीक है, दे आर सम ऑफ। अब ये हमारा ये कुछ मोर इंपॉर्टेंट बता दिए गए, वैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो इनन्यूमरस है, ठीक है भाई। इंसानी दिमाग और उसमें चलने वाले थॉट्स, उसके एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अनगिनत, इनफाइनाइट, ओके। अभी हमारा बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें असेसमेंट कैसे होगी और असेसमेंट होती क्या है। असेसमेंट का मेथड आपको नीचे बताएंगे, पर असेसमेंट होती क्या है वो देखेंगे। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ये ना इंपॉर्टेंट और ये डेफिनेशन में भी आ सकता है, ओके। फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी का इंटेलिजेंस पता लगाना है तो ये फर्स्ट स्टेप है, असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है कि कैसे पता लगाओगे। उसके आगे के भी बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत सारे स्टेप्स है, बट ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। असेसमेंट होता क्या है, ये पहले कि व्हाट, ठीक है, डेफिनेशन हो गई है इसकी। अब ये भी डेफिनेशन है इसकी, जैसे अगर 3 मार्क्स में आ गए तो हम क्या लिखेंगे। असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल and their evaluation, okay, often using multiple methods in term of certain standards of comparison, okay जी, ठीक है। Any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. For example, when we say Harish is dominant, हरीश भाई dominant है, we are referring to the degree of dominance in Harish, ठीक है, कि dominant है तो काफी डोमिनेंट है, डिग्री ऑफ डोमिनेंस हम बता रहे हैं, डिग्री ऑफ सम एट्रीब्यूट बता रहे हैं हम, ठीक है। अब आवर असेसमेंट में भी, असेसमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारे क्या मेनली 2 होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ठीक है जी। असेसमेंट इज इनफॉर्मल, दैट इज 1, और हो जाएगा हमारा फॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल आपको जैसे कि नाम से पता चल गया, पहले हम फॉर्मल समझेंगे, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। हमारा है फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जहां पे भी फॉर्मल वर्ड आ रहा है, ये नहीं कह रही कि अंधा आंख बंद करके आप बस लिख दो कि ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बट अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जहां पे भी फॉर्मल शब्द आ रहा है, बाकी की भी डेफिनेशन में बताऊंगी, चैप्टर के साथ साथ ही बताऊंगी कहाँ का आप यूज कर सकते हो, बट इन जनरल कहीं भी अगर फॉर्मल आ रहा है तो उसमें आप ये 3 वर्ड्स तो डाल ही दो कि ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल में ये चीजें होती हैं। तो फॉर्मल असेसमेंट का मतलब है ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऐसी असेसमेंट, इसको कहते हैं हम फॉर्मल असेसमेंट। ऑन द अदर हैंड, इनफॉर्मल असेसमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, ठीक है। असेसर यानी कि जो कर रहा है, असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, टू
अनदर एंड देयरफॉर इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कोई उसका कुछ और मतलब भी निकाल सकता है, कोई कुछ और। इनफॉर्मल है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसका कोई भी मतलब निकल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो वो सही से उसका एक पर्टिकुलर पता चलेगा कि हाँ जी ये है इसका मतलब। बट जो इनफॉर्मल है वो उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, बतेरी होती है। ठीक है, अब है हमारा साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वंस असेसमेंट इज डन वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट हाउ हर्ष विल प्रोबेबली बिहेव इन फ्यूचर। वी मे प्रिडिक्ट दैट हर्ष इफ गिवन अ चांस टू लीड टीम विल मोस्ट लाइकली टू बी अथॉरिटेरियन लीडर, क्योंकि वो डोमिनेंट था हरीश, इस वजह से वो अथॉरिटेरियन होगा। ये हमने प्रिडिक्ट करा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू। ओके, हमने काइंड ऑफ हरीश की जो पर्सनालिटी है उसको डोमिनेंट बताया है ना, और प्रिडिक्शन भी दे दिया है। अब यही चीजें हमारी, अगर हमसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट पूछ दिया कि कैसे परफॉर्म हो रहा है, या फिर जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन मैंने बताया था जो यहाँ से, उसका एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हमने असेसमेंट पढ़ लिया, हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया कि क्या होते हैं, हमने असेसमेंट पढ़ लिया कि क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे असेसमेंट के मेथड्स क्या हैं। ठीक है जी, असेसमेंट के मेथड्स क्या हैं? तो असेसमेंट के मेथड्स दे रखे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओके, दे आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब हमारा इंटरव्यू, हमारा केस स्टडी, ये तो इन डेप्थ स्टडी होती है, इसमें बहुत सारे मेथड्स एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो ये काफी सारे का मिश्रण है जो कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करनी हो तो आप केस स्टडी यूज करते हो। फिर है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा ऑब्जर्वेशन मेथड्स के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन मेथड उसी को थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन में दे रखा है, बस और कुछ नहीं। और एक हो गया सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट, ओके जी। अब है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप इसमें भी ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक भी लिख सकते हो, जबकि इसमें ऑर्गेनाइज नहीं लिखा है, बट आप इसमें लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड मेजर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैज बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्ड अबव, दैट इज वापी, जितनी भी वापी है उसको मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। दीज टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब कुछ होता है। यू विल लर्न अबाउट देम इन चैप्टर 2, बहुत अच्छे से अभी पता लगेगा आपको चैप्टर 2 में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी उसकी। बट अगर चैप्टर 1 के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि असेसमेंट मेथड्स बताओ, तो आप चैप्टर 2 वाला नहीं लिखोगे, आप यही लिखोगे, क्योंकि आपको बाकी की चीजें भी लिखनी है और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, अब हो गया ये फर्स्ट हमारा असेसमेंट मेथड हो गया कि हम कैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही तो होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। ओके, अब हो गया हमारा सेकंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? आपने कभी जॉब के इंटरव्यू देखे ही होंगे, या मॉक इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देखे ही होंगे आपने। उसमें क्या पूछते हैं? आपको 1-on-1 बेसिस पे बैठा के आपसे क्वेश्चनिंग करी जाती है अबाउट योर सेल्फ, या योर प्रेफरेंसेस, योर चॉइसेस, ठीक है, या व्हाट यू वुड डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन। आपसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, 1-on-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन सीख करी जाती है, दैट इज इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपसे भी तो लिए गए होंगे, जब आपके स्कूल में बोर्ड ऑफ काउंसिल की जब मीटिंग हुई होगी तब आपसे इंटरव्यू लिए गए होंगे ना, हेड गर्ल हेड बॉय के, या कोऑर्डिनेटर्स के, प्रीफेक्ट्स के इंटरव्यूज लिए गए होंगे, दैट इज इंटरव्यू, और कुछ नहीं है। तो इंटरव्यू इन्वॉल्व सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस, 1-to-1। ठीक है, यू मे सी इट बीइंग यूज्ड व्हेन अ काउंसलर इंटरैक्ट्स विद अ क्लाइंट। हाँ जी, ये भी होता है। A salesperson makes door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product. An employer selects employees for his or her organization, or a journalist interview important people on issues of national and international importance. ये इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। प्लस जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो भी लिख सकते हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, क्योंकि अब पेपर ऐसे बनते हैं कि आपकी नॉलेज को चेक करा जाता है, जो आपने लिखा है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। हाँ, इसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस। 1-to-1 बेसिस
एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। बट एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, इससे पता चलेगा कि हाँ सामने वाले को नॉलेज है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जाम्पल बना दिया, उस एग्जाम्पल का कोई सर पैर होना चाहिए, ठीक है, वैलिड एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया आपने। देन अब है हमारा तीसरा असेसमेंट का मेथड, दैट इज केस स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केस स्टडी है वो इन डेप्थ स्टडी है ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। साइकोसोशल यानी कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सम सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये होता है हमारा। तो केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इन डेप्थ आपको लिखना ही है जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाए। इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये होते हैं केस स्टडी। केस स्टडीज आर वाइडली यूज्ड बाय clinical psychologist. Case analysis of the lives of great people, analysis of lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. जैसे कि मैं महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ अगर, तो मैं उनकी लाइफ के बारे में पढ़ूंगी, उनके ऊपर जो बुक्स लिखी हैं वो सब पढ़ूंगी, है ना। मैं उनकी बुक्स पढ़ूंगी, देखूंगी कि किस टाइप के इंसान थे, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स थे, क्या क्या उनकी लाइक थिंकिंग कैसी थी, ठीक है, तो मैं उनसे इंस्पायर होंगी क्योंकि मैंने उनका पूरा ऐसे केस एनालिसिस देख रखा है। अगर उनका कोई केस स्टडी उनकी पूरी करके कोई दे, पूरा डिटेल्ड उनकी एक्सप्लेनेशन दे, तो मुझे उनके बारे में और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि अच्छा उन्होंने ऐसे करा था, फिर मैं इनसे इंस्पायर होंगी, उसके बाद इनसे इंस्पायर होंगी, उनकी चीजें और ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाऊंगी और मतलब मुझे खुद अच्छा लगेगा, ये चीज है। तो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं या फिर जो बहुत महापुरुष टाइप लोग जो होते हैं, महात्मा गांधी, उन सब लोगों के लिए उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं। अगर उनके ऊपर केस स्टडी हुई, कोई बुक लिखी गई है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखी गई है, कैसे सोचते थे वो लिखी गई है, कौन सी थ्योरी फॉलो करते थे, ठीक है, कौन सी पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ अहिंसा फॉलो करते थे, वो सब हमें पता लग जाएगा और हम अच्छे से उस चीज को फॉलो कर पाएंगे और हम इंस्पायर हो पाएंगे, ठीक है, बेसिकली ये है। अब है हमारा फोर्थ, ऑब्जर्वेशन। दिस इज ऑल्सो असेसमेंट मेथड, दिस इज ऑल्सो एन असेसमेंट मेथड, ठीक है। अब इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स। अच्छा, वैसे केस स्टडी में एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें बहुत सारे मेथड्स ऑफ असेसमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये है कि डिफरेंट केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, एग्जांपल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो हमने ऊपर पढ़े ऑलमोस्ट वो सब भी कवर हो ही जा रहे हैं केस स्टडी में, तो इसीलिए बहुत इन डेप्थ है क्योंकि अलग अलग मेथड्स को एम्प्लॉय करके अगर एक चीज में आप डालो तो ऑब्वियसली वो बहुत वेल वर्स्ड होगा, है ना, कोई भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे पूरा वेल वर्स्ड होगा, तो ये होगा। अब हमारा फोर्थ है ऑब्जर्वेशन, ये भी एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपने देखा ही था, ऑब्जर्वेशन मेथड क्लास 11th में हमने ऑब्वियस सी बातें पढ़ा है, बस उसको पॉलिशिंग करेंगे। तो observation method involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन जो हमें लिखना है। अब ये है कि certain phenomena such as mother child interaction can easily be studied through observation, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज अनदर थिंग, इट्स जस्ट दैट कि हाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस ये चीज है कि ना ऑब्जर्वेशन मेथड का एक नेगेटिव वो ये रहता है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड पे ना जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका लिटिल टू नो कंट्रोल होता है, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेंट है तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पार्टिसिपेंट है तो बहुत थोड़े एक्सटेंट तक उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जो उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती हैं, कोई प्रॉपर पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती उसकी, वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं और कभी कभी शायद से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो,
हो सकता है, कुछ कुछ एरर हो सकते हैं, यही चीज है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेजर प्रॉब्लम्स विद ऑब्जर्वेशनल मेथड आर दैट ऑब्जर्वर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड रिपोर्ट्स में सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब है हमारी सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट इज अ मेथड इन विच पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर हिज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड बाकियों के बारे में भी आप ओपिनियन दे सकते हो, बट ये भी ना लाइक कभी कभी बायस्ड होते हैं, क्योंकि सिचुएशन डिमांडिंग आंसर भी दे देते हैं बहुत सारे लोग, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स उतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते। बट या कभी कभी आपसे, कभी कभी ये भी होता है कि आपसे बेहतर आपको कौन जानता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट कभी कभी सिचुएशनल डिमांड के तहत लोग गलत आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, कि ऐसा न लगे कि आई एम वियर्ड और समथिंग, तो इसलिए बायस्ड आंसर भी होते हैं। नेक्स्ट पेज, अब है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, हमने अपना क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हमने, असेसमेंट पढ़ लिया, असेसमेंट मेथड्स पढ़ लिए, और ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब है हमारा क्या आ गया, इंटेलिजेंस आ गया। ठीक है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, है ना, वो भी वाली डेफिनेशन आप तब लिखोगे जब आपसे पूछा गया इंटेलिजेंस क्या है। अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछा गया वो आप लिखोगे 1 मार्क्स में, अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछा गया या आपसे पर्टिकुलर पूछा गया कि ऑल्फ्रेड बिनेट ने क्या डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की, तो आप क्या लिखोगे, वो चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, गार्डनर और स्टेनबर्ग की भी मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत काम आने वाले हैं, ये नाम याद कर लीजिए। तो इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है जी, क्योंकि इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का डोमेन है, तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान दूसरे से अलग है, क्योंकि वो एक डोमेन है। हमने वापी में पढ़ा था ना, इंटेलिजेंस एक डोमेन है, तो हम इंटेलिजेंस के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकियों के बारे में हमने उतना ही पढ़ा, इंटेलिजेंस के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इनके मॉडल के बारे में भी पता लगाना है। तो फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन टू अनदर. It also provides an understanding of how people adapt their behavior according to environment they live in. Okay जी, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं, ये थोड़ा सा वो हो गया हमारा प्रीफेस टाइप। ठीक है, तो ये नहीं लिखना डेफिनेशन में, सॉरी, डेफिनेशन वही पहले वाली थी और बाकी की जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अब हमारा साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वैसे आप इंटेलिजेंस ये सोचते हो कि जिसको जल्दी याद हो जाता है, चैप्टर जल्दी याद हो जाता है, जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं वो इंटेलिजेंट है, जो एकदम जो वर्ड फॉर वर्ड है, जो चैप्टर में लिखा हुआ है वही चीज लिख कर आ रहा है वो इंटेलिजेंट है। तो अभी आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं होता, वो इंटेलिजेंट इंसान जरूरी नहीं है कि वो हो भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें हैं तभी वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। और भी चीजें हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके तहत वो इंटेलिजेंट कहलाया जा सकता है। ठीक है, अब हम वही पढ़ेंगे। पहले तो हम डेफिनेशंस पढ़ लें। अब है हमारा, पहले ये देख लेते हैं कि इंटेलिजेंट यू आर लाइकली टू सी हिम एट्रीब्यूट्स लाइक मेंटल अलर्टनेस, रेडी विट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि यही होगा। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी explains intelligence as the power of perceiving, learning, understanding and knowing. Okay, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन हो गई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है, या फिर हमें एमसीक्यू में डेफिनेशन दे दी जाएगी और हमसे बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई कि ये कहाँ पे ये डेफिनेशन मेंशन्ड है। ओके, अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट ऑल्सो यूज दीज एट्रीब्यूट्स इन डिफाइनिंग इंटेलिजेंस। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स? परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इसको हम एक नया निमोनिक बना लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो बताया है उसका है हमारा
प्लक, प्लक, ओके। तो ऐसे याद कर लेंगे, दिस इज प्लक, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया है। और जो पुराने जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे ही डेफिनेशन बताई है, ऐसे ही डेफिनेशन नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही एट्रीब्यूट्स बताए कि हाँ वही इंटेलिजेंट इंसान होता है। फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारे ऑल्फ्रेड बिनेट, ऑल्फ्रेड बिनेट, ऑल्फ्रेड Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence, as you all know, जो आपकी 11th में भी आपको पढ़ाया गया है। He defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well। ठीक है जी, very important। और ये बहुत, ये आप ध्यान से पढ़ लो। एक्चुअली आप अपनी एनसीईआरटी लेकर ही बैठना और ये सब मार्क कर लो। नेक्स्ट इज आर वेशलर, इनके बारे में भी अभी आप बहुत पढ़ने वाले हैं। हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन द टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, दैट इज द वैल्यू, दैट इज इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन to the environment. He defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी हद तक जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी उससे भी मैच कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव आवर गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ठीक है, इन्होंने बोला इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होता है वो ना तो सिर्फ, मतलब वो अडेप्ट तो करता ही अपने एनवायरनमेंट से, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक्टिवली वर्क भी करता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक्टिवली वर्क करेगा, वही इंटेलिजेंट पर्सन होगा। तो सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई और शेप्स इट। ठीक है, यही चीजें हैं हमारी। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन हो गया, एक हमारे ऑल्फ्रेड बिनेट का हमारा डेफिनेशन हो गया, एक वेशलर का हो गया, और एक हो गया गार्डनर एंड स्टेनबर्ग का। ओके, अब बहुत ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी इंटरेस्टिंग, जेन्युइनली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसको बहुत फोकस के साथ पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द चैप्टर। ठीक है, पहली बात, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये है कि जो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे होती है, क्या फंक्शन होता है, वो सब। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ये है, फर्स्ट तो हमारा हो गया साइकोमेट्रिक अप्रोच। वेट, साइकोमेट्रिक अप्रोच, दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। अब है हमारी दूसरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हमारी जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, इट कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, एक एग्रीगेट है वो, ठीक है, ऑफ एबिलिटीज। इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स, क्योंकि एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज है तो सिंगल इंडेक्स में ही तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, इन द सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। On the other hand, the information processing approach describes processes people use in intellectual reasoning and problem solving. Information processing approach से हमें पता चल रहा है कि वो एक प्रोसेस के बारे में बता रहा है, और हमें साइकोमेट्रिक अप्रोच से पता चल रहा है कि वो एक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है। और आईपी अप्रोच यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बारे में बता रहा है। तो हम लिखने को ये भी लिख सकते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो हमारी हो गई स्ट्रक्चरल। आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, प्लीज कोऑपरेट। अब है हमारा ये, और ये हो जाएगा हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे।
प्रोसेसिंग हो गया, और फंक्शनिंग हो गया। ओके, फंक्शनिंग पे और प्रोसेसिंग पे। ओके जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। We mentioned above that Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in the terms of mental operations. Okay, और ऑल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस का वो भी दिया था, डेफिनेशन भी दी थी। ठीक है, तो वैसे ही हम जानते हैं कि वो उन्होंने ट्राई करा था टू फॉर्मुलाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और डेफिनेशन भी दी थी, कुछ थ्योरी भी दी थी। उनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। फर्स्ट टाइम दिया इन्होंने थ्योरी, इनके बारे में फर्स्ट बताया गया है, तो इसको हम यूनिफैक्टर अप्रोच कहेंगे। ठीक है, यूनिफैक्टर अप्रोच। ओके, इसमें ये बिनेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज रादर सिंपल। इट वाज एक्चुअली वेरी सिंपल। It was rather simple as it arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent. ठीक है, interest in differentiating more intelligent from the less intelligent individuals. He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities. ये इन्होंने वैसे गलती करी थी, but we have to study conceptualized. Conceptualize intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. अब ये थोड़ा एक्सट्रीम अप्रोच हो गया कि एक ही सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज जो है वो हर हर एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करेगी। दैट इज नॉट ट्रू, ऑब्वियसली नॉट ट्रू, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर, दिस वॉज मतलब वी आर लर्निंग इट कि हाँ इनिशियल लेवल पे इन्होंने हमें ऐसी थ्योरी प्रपोज करी थी। सो इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, इट वॉज अ ग्रेट प्रपोजल ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब हमारा इसको क्या कहते थे, यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज के बारे में बात करा गया। यूनी का मतलब भी वन ही होता है। सो यूनी और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. This theory came to be disputed when psychologists started analyzing the data of individuals which was collected using Binet test. ये हमारा आ सकता है कि why did unifactor theory of intelligence came to be disputed. तो this is the line जो आपको help करेगी, क्योंकि when psychologists started analyzing data of individuals which were collected using the Binet test, they were like not sufficient or something. आप ये सब लिख सकते हो, आपको ये line use करनी है basically. Okay. अब हमारा इसके बाद कौन सी थ्योरी आई, यूनिफैक्टर के बाद ऑब्वियसली टू फैक्टर थ्योरी आएगी। मतलब ये इजी रहेगा हेल्प कर, मतलब इजी रहेगा, हेल्प करेगा आपकी कि हाँ आप कैसे याद कर लोगे। तो 1927 में चार्ल्स पियर्समैन जो हैं प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब टू फैक्टर थ्योरी इसमें ये है कि इसमें ये बोला गया, चार्ल्स पियर्सन ने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओके, क्या क्या दो फैक्टर्स, एक हो गया जी फैक्टर, एक हो गया एस फैक्टर। जी फैक्टर तो दो थ्योरीज हो गई ना, दो फैक्टर्स हो गए ना, तो दो फैक्टर थ्योरीज हो गए, एक तो हो गया जी फैक्टर, एक हो गया एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है, जनरल फैक्टर्स, एस क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है, जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जी फैक्टर्स पहले देखो, जनरल फैक्टर्स, जी फैक्टर्स, स्पेसिफिक फैक्टर्स, एस फैक्टर्स। अब हमारे कि जी फैक्टर्स इंक्लूड मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ऐसे मेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, थिंकिंग होगा, सॉल्विंग सम प्रॉब्लम होगा, वही मेंटल ऑपरेशंस होते हैं विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल द परफॉर्मेंसेस। ठीक है, in addition to G factors, he said that there are also many specific abilities. ठीक है, स्पेसिफिक एबिलिटीज जो स्पेशल एबिलिटीज होती है, स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, तो ये हो जाएंगी हमारी क्या कहते हैं एस फैक्टर्स। जैसे कि इन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि जो एक्सेलेंट सिंगर होते हैं या एथलीट होते हैं या फिर एक्सेलेंट आर्टिस्ट होते हैं, ये
जी फैक्टर पे तो बहुत हाई होते हैं, जो जनरल फैक्टर होता है उस पे तो बहुत हाई होते हैं। प्लस इन इसके साथ साथ जनरल फैक्टर्स के साथ साथ इनके पास स्पेसिफिक फैक्टर्स भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाते हैं। ओके, वो अपनी फील्ड में इसलिए एक्सेल कर पाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं। ओके जी, ओके। Excellent singers, scientists, architects, athletes may have high G factor, but in addition to this, they have specific abilities which allow them to excel in respective domains. ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड। ये कौन सी चल रही है वैसे? ये है हमारा, ये हमारा पूरा अभी हमने दो दो पढ़े थे ना, स्ट्रक्चरल होगा एक यानी कि साइकोमेट्रिक, और दूसरा क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हम ये पढ़ रहे हैं हमारा साइको, वेट, साइकोमेट्रिक, दैट इज स्ट्रक्चरल। साइकोमेट्रिक अप्रोच है ये, ठीक है। ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच है, यानी कि हमारे ऑल्फर्ड बिनेट वाली। देन ये हो गया वन फैक्टर थ्योरी हमारी। देन हमारा टू फैक्टर थ्योरी जो है दैट इज सेकंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज लुइस, ये चार्ल्स पियर्स में मैंने लुइस थर्नस्टोन की, ये है हमारी थर्ड। अब ये है ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इट जो लुइस थर्नस्टोन ने बताई थी हमें इंटेलिजेंस की जो थ्योरी, जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच का ही पार्ट है, वो ये थी कि इंटेलिजेंस जो है ना वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज से कंसिस्ट करता है। 7 प्राइमरी एबिलिटीज कौन सा है, इसका भी निमोनिक बना रखा है, दैट इज स्विन, PN V। ओके जी, 7 है, ठीक है। 7 प्राइमरी एबिलिटीज हैं जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स है। ऐसा नहीं है कि एक अगर होगा तभी दूसरा होगा, ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। 7 प्राइमरी एबिलिटीज हैं, किसी में कोई हाई हो सकती है, किसी में कोई लो हो सकती है। ओके, तो पहले स्विम से हम एस का पढ़ेंगे। हमारा एस का क्या है, हमारा स्पैटियल रिलेशंस। ओके, फिर है स्पैटियल रिलेशन, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। स्पैटियल रिलेशंस वो होते हैं कि आपको किसी भी चीज का मेंटल इमेज कैसे बनाया जा रहा है। जैसे कि जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनको जो आसमान का जो लाइक काइंड ऑफ मैप बोल सकते हो आप, हम लेमन लैंग्वेज में मैप बोल सकते हैं उसे। तो जैसे कि जो मैप है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, मेंटल इमेज बहुत अच्छी रहती है, इस वजह से बहुत अच्छे पायलट होते हैं और अच्छे से लाइक दे कैन फ्लाई एयरप्लेन और वट एवर। तो इसीलिए स्पैटियल रिलेशंस जो होते हैं वो इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। स्पैटियल हो गया हमारा। देन हमारा हो गया फॉर W वी हैव वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। ओके, देन हमारा हो गया I इज फॉर इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। ठीक है, ये काफी सारे क्वेश्चन में भी हेल्प करता है कि जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट, जैसे कि क्लैट वगैरह के पेपर में जनरल रूल्स आपको दे दिए जाते हैं, फिर मतलब जनरल रूल्स आपको डिराइव करने होते हैं फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स, तो ये उसमें हेल्प करता है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो हमारे एस हो गया, डब्ल्यू हो गया यानी कि वर्ड फ्लुएंसी, थर्ड हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। एम से हमारा क्या हुआ, एम से हमारा हुआ मेमोरी, मेमोरी। ओके, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी कैसी है। तो स्विम का हमारा पूरा हो गया। और PNV हमारा, PNV है हमारा फर्स्ट हो गया हमारा परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ परसीविंग डिटेल्स। देखो आप डिटेल्स ग्रैब कर पा रहे हो, आपको याद हो जा रही है, बट उसकी स्पीड क्या है, आप क्या बहुत जल्दी याद कर पा रहे हो, एक बार आपने पढ़ा आपको याद हो गया, फिर आपको बहुत टाइम लग रहा है उसको ग्रास्प करने में। तो वही है परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड ऑफ परसीविंग डिटेल्स। PN क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। तो PN हो गया। एंड देन V हो गया हमारा वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। ये भी जब आप थोड़े ब्राइट स्टूडेंट रहते हो तो आप में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हाई रहता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा स्विम एनवीपी, और ये लुइस थर्नस्टोन की थ्योरी है, दैट इज थर्ड थ्योरी ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। देन हमारा अर्थ जेंसन दैट इज दी फोर्थ अप्रोच। इसमें क्या बताया गया है, लेवल 1 बताया गया, लेवल 1 के बारे में बात हुई है, लेवल 2 के बारे में बात हुई है। लेवल 1 जो है उसको एसोसिएटिव लर्निंग कहेंगे। इसमें जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है वो मोर और लेस सेम ही होता है। बेसिकली ये रोट लर्निंग होती है, रटना, ठीक है। पोएम हमसे रटवाई जाती थी ना बचपन में, दैट इज लेवल 1 ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेवल 2 क्या है हमारा, इसमें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बताया जाए, ये थोड़ा हायर ऑर्डर स्किल है। इससे आप लाइक यू कैन ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू एन इफेक्टिव आउटपुट, ठीक है। मतलब जैसे आपको थोड़े से प्रेजेंट करे गए फैक्ट्स, थोड़े से रिसोर्सेज दिए गए हैं, आप उससे और अच्छे से डिराइव करके उसका मीनिंग, उसको इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो या इफेक्टिवली उसको ग्रास्प कर पा रहे हो, दैट इज लेवल 2 ऑफ लर्निंग। देन है हमारा जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने हमें बताया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है हमारे कंटेंट्स आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे और हमारे प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। अब है हमारा ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन जो है आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, यानी कि कॉग्निशन हो गया, मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, कितना याद है, मेमोरी रिटेंशन हो गया, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, यानी कि एक चीज से कितने सारे आइडियाज निकल रहे हैं, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, यानी कि एक सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे आइडियाज को कॉन्वर्ज कर दिया, तो वो हो गया हमारा कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन। एंड इवैल्यूएशन हो गया चीजों का, ये हमारे मेंटल ऑपरेशंस हैं बेसिकली, तो ये हो गया हमारा। देन हमारे कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट रेफर टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ऑपरेशंस कौन से, मेमोरी रिटेंशन वाले ऑपरेशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन वाले इंफॉर्मेशन ऑफ वो वाले ऑपरेशन, और ये क्या है हमारा कंटेंट ही होता है, इनके ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म हो पाते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, उनके बाद जो रिजल्ट निकलता है दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो दीज इंक्लूड, जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है परफॉर्म, दीज इंक्लूड विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सीमेटिक एंड बिहेवियरल अबाउट द पीपल्स बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स एंड नीड्स। प्रोडक्ट जो है रेफर्स टू द फॉर्म्स इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस, नंबर के फॉर्म में प्रोसेस हुई है, स्टोरी के फॉर्म में प्रोसेस हुई है, किस फॉर्म में प्रोसेस हुई है, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो गिलफोर्ड का जो मॉडल है, ये 6x5x6 की कैटेगरी में डिफरेंशिएट करा गया है। मॉडल हैज 180 सेल्स, ईच सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन फैक्टर और एबिलिटी, सम सेल्स मे हैव मोर देन दैट, ठीक है। यहां तक हमने साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद से हम आईपी अप्रोच यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे जाएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस।